नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रश्न किया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब 22 मई यानी 22 मई को बताया था अंजलि जी ने राजस्थान से। इसका सही जवाब है दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। लास्ट एमसीक्यू के में कुछ वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से कि कमेंट करके मुझे बताना कि कितने नंबर किसके बन रहे हैं, जिसमें मनीषा सिंह हैं, उनके 8 नंबर बन रहे हैं यानी 8, और अंजलि जी के 16 नंबर यानी 16 नंबर बन रहे थे। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को 8 और 16, अगर आप लोगों के 20 से नीचे नंबर हैं तो दोस्तों आप लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जीआरएफ लाने के लिए आपको इतना ही नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, और नंबर चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से समझा जाता है प्रश्नों को, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तभी आप समझ पाओगे। चलिए, प्रश्न है पहला हमारा कि मोड के निर्धारण वैकल्पिक सूत्र। अगर आप लोगों ने मेरी स्टैटिक्स वाली सांख्यिकी वाली वीडियो देखा होगा तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो गेस कर लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों वहाँ पर कि मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, और इसी के बेस्ड पे मैंने आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर मीडियन मान लीजिए 12 है और मीन आपका 8 है तो आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों मोड। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे कि न्यूमेरिकल होंगे और आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, थ्योरिकल बेस्ड होंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको समझना है कि मोड को जो निर्धारित वैकल्पिक सूत्र हैं, मैंने 3 सूत्रों के बारे में चर्चा किया है मोड के बारे में। एक तो मोड होता है दोस्तों कि मीन माइनस 3 मीन माइनस मोड, सॉरी मीडियन होगा, ठीक है दोस्तों, मीडियन होगा। और एक सूत्र होता था दोस्तों कि मोड इज इक्वल मीन माइनस 2/3 ब्रैकेट में मीन माइनस मोड, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना कि वहाँ पर गिवन होगा दोस्तों, फिर मीन माइनस मोड गिवन होगा आपका, मान लीजिए 18 है, मोड आपका 13 है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर मीडियन, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा मेरी वीडियो को, तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करें और जाके केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप मैंने बता रखा है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में, वहाँ पर वो जाके वीडियो देख ले, ठीक है। चलिए, तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा मोड का जो निर्धारित वैकल्पिक सूत्र है वो है दोस्तों मोड इज इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, यानी मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है। अगर दोस्तों मैंने ग्रुप वर्क तो पढ़ा रखा है लेकिन उतना डीप में नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके क्या क्या मॉडल्स हैं। जब मैं इसके प्रारूप के बारे में चर्चा करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा इन सब के बारे में डीप में, ठीक है। बेसिकली आप लोग को ये तो समझ में आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप लोगों ने BSW या MSW कर रखा होगा तो अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि सामाजिक समूह कार्य के मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि सामाजिक लक्ष्य मॉडल। ये तो दोस्तों ये सामाजिक समूह कार्य का मॉडल है, प्रश्न पूछा है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक मॉडल, ये भी दोस्तों सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल है, ठीक है। याद करते चलना और ध्यान देना इस पे। नेक्स्ट दोस्तों प्रकारात्मक मॉडल, ये सामाजिक समूह कार्य का मॉडल नहीं है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो ये इसका जो दोस्तों सेकंड का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। आप लोग अपना क्वेश्चन अपने मन में करते रहिए और कितने आंसर आप लोगों के आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोग कितना स्टडी कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुष्यंता के विपरीत भावनाओं या अभिवृत्ति का विकास होता है, तो ये दोस्तों किसके माध्यम से किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रतिक्रिया निर्माण, एकांतता, दूर रहना, और एक होता है दोस्तों स्वीकारोक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा, मैं बता दूं आपको
कि दुश्चिंता के विपरीत अगर कोई भावनाओं या अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, ठीक है, का अगर डेवलप होता है दोस्तों, तो प्रतिक्रिया का निर्माण होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों फर्स्ट इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आईएमपी कर लीजिए दोस्तों। यूजीसी नेट में इस तरीके से फैक्ट बना के पूछता है कि नेतृत्व की स्थिति उपागम, मैंने नेतृत्व के बारे में लीडरशिप के बारे में तो डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि व्यक्तित्व के पार्ट का एक इम्पोर्टेंट बनता है वहाँ पर। जब मैं व्यक्तित्व में चलूँगा, समूह कार्य को बताऊँगा, उसका एक पार्ट है ये, तो वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि नेतृत्व की जो पोजीशन है उसकी अप्रोच में किस तरीके से उसका दूसरा नाम रखा गया। तो इसका यहाँ पर बताना है आप लोगों को दोस्तों कि नेतृत्व की स्थिति में उपागम का जो दूसरा नाम है क्या हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, हालांकि मैं तो चर्चा कर ही देता हूँ, आप लोगों को बोल देता हूँ, मेरे बातों पर भी ध्यान दिया करो आप लोग, कि मैं नेतृत्व के सिद्धांतों पर या नेतृत्व की स्थिति पर या उसके जो भी अप्रोच हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो प्रारूप हैं, जो प्रक्रिया हैं, उन चीज़ों पर बोलता रहता हूँ। तो आप लोगों को समझ जाना है दोस्तों कि जब नेतृत्व की स्थिति या उपागम के यानी अप्रोच का दूसरे नाम के बारे में पूछता है, तो आप लोग उसका सही जवाब दोगे दोस्तों आकस्मिक सिद्धांत। यानी यहाँ पर दोस्तों आकस्मिकता का जो सिद्धांत है दोस्तों, यही इसका नाम है, जो नेतृत्व की स्थिति का अप्रोच के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी, इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखो सिचुएशन बेस्ड प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रात्मक तकनीकी में उत्तरदाता को या उत्तरदाताओं को चित्र की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसकी सोच को जानने के लिए उन चित्रों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। अब आपको अगर एक चित्र दिखा दिया जाए और उस टेक्निक के माध्यम से दोस्तों उत्तरदाताओं को जो चित्र की एक श्रृंखला दिखाई जा रही है, तो उसकी सोच को जानने के लिए उन चित्रों का वर्णन करने के लिए क्या कहा जाता है? क्या स्याही धब्बा परीक्षण कहा जाता है, क्या रोशा या हरमन रोशा परीक्षण कहा जाता है, या कथनांक प्रत्याशा परीक्षण कहा जाता है, या दोस्तों रेजन जॉइनिंग परीक्षण कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग हमें गेस करके बताएंगे। तो इसका दोस्तों सही जवाब जो होगा, जब कभी आप चित्रात्मक तकनीकी का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर उत्तरदाताओं की एक श्रृंखला में दिखाई जाएगी, तो उसकी जो सोच के बारे में, सोच जानने के लिए उस चित्रों का वर्णन करोगे, तो दोस्तों वो कथनात्मक ये होगा, कथनातक या कथनाकक जो प्रत्याशा होगा उस परीक्षण को कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर सेकंड है, यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि मानसिक रोग एक मिथक है, ठीक है। वस्तुतः यह जीवन समस्या है। हालांकि मैं इस पे जब आप लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि किसकी चर्चा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये डेफिनेशन किसने दिया है दोस्तों। इसकी ये डेफिनेशन थॉमस साज ने दिया था। मैं आपको बता दूं कि मानसिक रोग एक मिथक है, मिसलेनियस बताया था, में धारणाएं बताया था इन्होंने, और यह जीवन की एक समस्या बताया था इन्होंने, थॉमस सांज ने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत अपराधी को अपना अपराध पुनः करने का यानी यहाँ पे अब देखो हतोत्साहित का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कम करना है किसी चीज़ को, ना कि उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना, हतोत्साहित करने के लिए उदाहरण स्वरूप दंड में विश्वास करता है और दूसरों को अपराध से दूर रखने का उदाहरण स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका क्या जवाब होगा? क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अपराधी को अपना अपराध पुनः करने का हतोत्साहित करने के लिए, क्वेश्चन से पता चल गया दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। निवारणार्थ यानी निवारण जो ये है दोस्तों, निवारणार्थ दंड सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने मैरी रिचमंड के बारे में सिर्फ एक कंटेंट ही अलग से वीडियो आप लोगों को दिया हूँ। जितने भी ईयर्स हैं उनके डाउट को वहाँ पर क्लियर किया हूँ। डाउट ईयर के साथ साथ मैंने वहाँ पर कुछ फैक्ट को बताया हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन में कि मैरी रिचमंड ने अपनी पुस्तक सोशल डायग्नोसिस में समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत की 3 मूलभूत श्रेणियों को वर्णन किया है। नीचे कूट में तीनों को चुनिए। क्या अन्वेषणात्मक और तथ्यान्वेषण और निदान और उपचार और सामाजिक न्याय।
तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि आप लोगों को एक अन्वेषण और तथ्यान्वेषण, ये दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा किया है मैरी रिचमंड ने। पहला चीज़ सोशल डायग्नोस्टिक की पुस्तक में, और दोस्तों उन्होंने निदान के बारे में, ऑलरेडी निदान की बुक ही है वो, तो आप लोगों को इसको तो समझ ही जाना है कि निदान तो मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड दोस्तों उन्होंने उपचार के बारे में बात किया कि सामाजिक न्याय के बारे में बात किया। सामाजिक न्याय के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है मैरी रिचमंड ने, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर उपचार, तो ऑप्शन में देखना है ABC जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर समझने का बेस्ड है, प्रक्रिया से रिलेटेड है ये सामाजिक नीति की। तो सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या समाज कल्याण प्रशासन है, सामाजिक सहायता है, सामाजिक मीडिया है कि सामाजिक न्याय है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको समझ जाना है कि सामाजिक नीति को समाज सेवा, जब अभी मैंने कल शाम को ही एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, समाज कल्याण प्रशासन, उस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को ही समझाया है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। और मैं बता दूं, जिन दोस्तों ने इस क्वेश्चन का जवाब समाज कल्याण प्रशासन नहीं किया है, और इसका सही जवाब समाज कल्याण प्रशासन है, और जिसने गलत जवाब दिया है, तो जाकर दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा डैश में कारखाना शब्द को परिभाषित किया गया है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, मैंने वीडियो हालांकि बना रखा है, मैं इस पर, पुरानी वीडियोज़ है मेरी, लास्ट ईयर की है, इस पर मैं थोड़ा सा फैक्ट लेके आऊँगा। तो उस वीडियो में मैंने ये चर्चा कर रखा है दोस्तों 2M के बारे में, 2M के बारे में चर्चा कर रखा हो। तो यहाँ पे जो 2M में जो कारखाना है दोस्तों, उसको परिभाषित किया गया था कारखाना अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2M होगा। तो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा जो 2M है दोस्तों, उसमें कारखाना शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो 2M की धारा है एक, जैसे 2A 2B 2C, ऐसी 2M तक आता है। तो 2M में दोस्तों कारखाना शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, एलिगेशन और रीज़न, कुछ तर्क दिया हुआ है, जिसमें अभिकथन कह रहा है कि निःशक्त व्यक्तियों सशक्तिकरण विभाग के पास समावेशी समाज के निर्माण का विजन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, और यह कह रहा है कि यह विभाग दिव्यांगता एवं निःशक्तताओं, ठीक है, के युक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कई बार, आप दो चीज़ों से रिलेट करो, एक निःशक्तता मिल गया, एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, और मॉडल, यानी आप समझ जाओ उस एजेंसी में जो भी मामले आते हैं वो किस लिए, निःशक्त व्यक्तियों और सशक्तिकरण के विभाग को ही तो वो करेगा, निर्माण करेगा, यही तो करेगा। तो इसलिए तो इसका वो कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ये चीज़ें समझना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों ये सही होगा। IMP क्वेश्चन, मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकता क्या है? जब मैंने मैस्लो की थ्योरी बताया था, तो उसमें मैस्लो की थ्योरी में आप लोगों से समझाया था, ये मैस्लो की आवश्यकताओं पर है, पदानुक्रम आवश्यकताएं, जिसको संज्ञानात्मक आवश्यकताएं भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं क्या? 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। क्या ये योग्यता विकसित करने की आवश्यकता होती है? नहीं। यहाँ पर सुडोलपन, क्रम और सौंदर्य की आवश्यकता होती है, ये इसकी कोई जिक्र ही नहीं है। सुरक्षा और स्वतंत्रता की आवश्यकता, ये देखो जिक्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये इस चीज़ की बात है, स्वतंत्रता मैंने जब बताया था, रक्षा और सुरक्षा की बात। लेकिन अब ये सोचो, स्वतंत्रता तो आई थी पहली बात तो 5वें स्टेप में, और यहाँ कह रहा है वो संज्ञान से लेके, कॉग्निटिव से लेके, कॉग्निटिव नीड क्या होनी चाहिए, तो सुरक्षा और स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। फिर कॉग्निटिव कहता है जानने समझने, स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, ये आपको सही कह जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि ये तो मैच करेगा स्वतंत्रता, बट सुरक्षा मैच नहीं कर पाएगा कॉग्निटिव से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समझने और जानने, स्वतंत्रता की जो आवश्यकता है दोस्तों, वो संज्ञानात्मक आवश्यकता होती है मनुष्य की या मानव की। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों होगा इसका 4th सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन की रणनीति में कार्यवाही को सही क्रम में करना, ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका है, अगेन रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मानवाधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है?
ठीक है। तो मानवाधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है आपको बताना है। और इसका दोस्तों मैंने आपको बताया था जब स्विट्जरलैंड जिनेवा की बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर कि सामाजिक क्रिया एक सामाजिक विधान बनते हैं। ठीक है। और सामाजिक क्रिया द्वारा वर्तमान व्यवस्थित प्रक्रियाओं और संस्थाओं को चुनौती दी जाती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने एलिगेशन और तर्क को अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। और ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ये है, ए है। फर्स्ट वाला है कि ए और आर दोनों सही हैं क्या, और सेकंड वाला है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही नहीं है क्या, और थर्ड है दोस्तों आपके सामने कि ए सही नहीं है किंतु आर सही है, और फोर्थ है दोस्तों ए सही है किंतु आर सही नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, सामाजिक क्रिया के बारे में बात कही है और सामाजिक क्रिया द्वारा वर्तमान की स्थिति के बारे में बात कर रहा है, सोशल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अब आपको समझ जाना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है। सामाजिक एक्शन एक विधान के रूप में मानते हैं या बनता है, उसी के द्वारा वर्तमान स्थिति की प्रक्रियाओं में संस्थाओं के चुनौती भी दी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों ये राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जनजातीय लोगों को बिखरे या छितरे हुए निवास स्थानों पर रखते हैं। अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग है। वेरी इजी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है। मैं बार बार क्वेश्चन समझ लो, अगर आ गया तो ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जिन्होंने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि भारत की 2011 में जनसंख्या की बात हो रही, जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कुल जनसंख्या का प्रतिशत बताना है आपको। कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन जो है अपवाद पर आएंगे, इसलिए मैंने डाल रखा है ताकि आप लोग साइड से भी कोई चीज़ें जानकारी रखो कि ये, हालांकि पूछा नहीं जाता है कि ये आएगा, लेकिन अपवाद के रूप में 1-2 क्वेश्चंस जरूर यूजीसी नेट में डाल देता है। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, 1-2 प्रश्न आपको दोस्तों सिलेबस से हट के आना है। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का। तो अनुसूचित जाति जो था दोस्तों वो था 16.6% और अनुसूचित जनजाति जो था दोस्तों वो था 8.6%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसके वर्तमान समस्या के मुख्यतः अतीत की घटनाओं को अनुभवों की दृष्टि से देखा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग मुझे बताओगे। वर्तमान समस्याओं के मुख्यतः अतीत की घटनाओं को अनुभव के बारे में बताता है, नैदानिक नहीं बताएगा। लेकिन याद रखना जो दोस्तों हेतु वैज्ञानिक निदान है ये कहता है कि अतीत की घटनाओं के अनुभवों के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है हेतु वैज्ञानिक निदान, ये राइट है। ठीक है दोस्तों। सामाजिक निदान भी नहीं होगा ना ही गतिक निदान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करना मुझे, निर्भया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्भया दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे दोस्तों। ठीक है। चलिए अब यहाँ मैंने पूछा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, देखो इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है कि आप पूछो मत कुछ। ठीक है ना, ये इजी है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, वीडियो में देखा होगा, तो मूल अधिकारों के भारतीय संविधान में उनके उल्लेख को सही क्रम में व्यवस्थित करना, मैंने एक ट्रिक बताया था, सम स्वा सो धा। ठीक है दोस्तों, सय। तो अब सम से आपको समझना, देखो अब सम से समझना है तो संवैधानिक तो होगा नहीं, पहले संवैधानिक दे दिया, धार्मिक पहले दे दिया, ये भी नहीं होगा, और स्वतंत्रता दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो समता का जो है दोस्तों ये होगा
ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही है। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखा है मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों के बारे में, आप वहाँ से जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्रम में लगाने के लिए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो वो आप लोग जानते हो, आप लोगों को मैंने बता रखा है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो की थ्योरी। देखो अगेन मैस्लो का मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैस्लो की जो थ्योरी है पदानुक्रम आवश्यकता वाली मानों की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो किस तरीके से उसने सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बना दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं को संबंध में अपने त्रिकोण इस तरीके से बनाया था ना, को दर्शाया है। इस तरीके से इन्होंने 5 स्टेज बताए थे। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन हैं उनके। अब 4 ऑप्शन दोस्तों कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। क्या नए कार्य की चुनौती देने के लिए मूल आवश्यकताओं के बारे में बात किया था? नहीं। और धन श्रमिकों को सदैव प्रेरित करने के लिए क्या था? नहीं, ये भी गलत। और रक्षा एवं सुरक्षा निम्न श्रेणी का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो फैक्ट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी बताया है, किसको मुख्य बताया है, सारा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा जरूर जाके दोस्तों जरूर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। 2 क्वेश्चन मिले हैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर जो 3rd है दोस्तों ये सही है, ठीक है, ये सही है। बाकी कंपनी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई उनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निःशक्त व्यक्तियों सशक्तिकरण विभाग में सशक्तिकरण के बारे में बात कर चुका हूँ, इससे रिलेट करना डिपार्टमेंट से, निःशक्त व्यक्तियों से, ठीक है। सशक्तिकरण को निःशक्त व्यक्तियों से रिलेट करना है। उसके पास समावेशी समाज का निर्माण का विजन है, और यह विभाग दिव्यांग और निःशक्तताओं के लिए मुक्त या युक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों में एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। शायद मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि सही क्रम में लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रम का क्वेश्चन तो याद ही रखना दोस्तों। यूजीसी नेट में बच्चों का नंबर जो कम आता है ना, ये होपलेस कर देता है क्वेश्चन ऐसे वाले, जो सही क्रम में लगाने के लिए होता है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये कि सही क्रम में लगाओ। क्या सबसे पहले संकेत दोगे फिर वर्गीकरण करोगे? नहीं, गलत होगा। अच्छा, नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या वर्गीकरण? नहीं, ये भी नहीं। पहले वर्गीकरण कैसे करेंगे? पहले संपादन करते हैं, फिर उसके बाद संकेतीकरण, वर्गीकरण, फिर सरलीकरण यानी सरलीगत बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जिन वस्तुओं की संख्यात्मक रूप से समान दूरी होती है उन्हें श्रेणीगत करने के लिए जिस मापनीय या मापने की संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब आपको दोस्तों लग गया होगा कि ये मैंने पढ़ रखा है ना। तो आप बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है क्या नामित मापनी होगी ये? नहीं। क्रम सूचक मापनी? नहीं। अंतराल मापनी होती है। कैसे होती है समझ लो एक बार। देखो, जिन वस्तुओं की संख्यात्मक रूप में समान दूरी होगी, इक्वल दूरी है ना, मान लीजिए 1 2 1 का गैप, 2 3 1 का गैप, श्रेणीगत रूप से चल रहा है और इस मापनी को मापने की जो संख्या है दोस्तों उसका उपयोग कर रहे हो, तो क्या होगा? अंतराल मापनी नहीं हो रही है एक एक का, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कौन सा सिद्धांत पुरस्कार और दंड पर आधारित है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लर्निंग के बारे में बता रखा है। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो समझ लो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है थ्योरी पर, लर्निंग ऑफ थ्योरी पर, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या ट्रायल एंड एरर की सिद्धांत, क्या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्या क्लास का सिद्धांत? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट बेंडूरा है, और प्रसूत का अनुकूलन सिद्धांत स्किनर का है, पावलाव का है ये क्लासिकल या स्थापित या संस्थापित अनुकूलन, और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी ईएल थॉर्नडाइक का है, ठीक है। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों। ईयर वगैरह 1904 है ये, 1912 है ये, और 1948, और ये ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी आई थी दोस्तों 1916। अब ये बताओ क्या इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो होगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन होगा, है ना, स्किनर वाली, ये दंड पर आधारित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मालिमत कमेटी निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? दोस्तों मैं बता दूं ये आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, डैश प्रतिपादन करता है बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करता है। क्या करता है दोस्तों? व्यवहार परिष्करण सिद्धांत जो है, ये व्यवहार परिष्करण सिद्धांत प्रतिपादित करता है बचपन के अनुभव वयस्क और व्यवहारों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, मनोसक्रिय औषध के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा दोन या दो चरों का उपयोग होता है? यहाँ पे दोन लिखा है यानी दो चर होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपको बताना है मनोसक्रिय औषधि में जो प्रभाव हैं उसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो चरण का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा, सामाजिक स्थिति परिवार की भूमिका, नहीं, इसका सही जवाब ये नहीं होगा। मादक पदार्थों की मांग की कमी और उसकी पूर्ति, ये भी नहीं होगा। मादक पदार्थों और विशेषताओं तथा उन्हें प्रयोग करने वाले विशेषताएं जो होंगी दोस्तों, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये दोनों चरों का उपयोग किया जाता है यहाँ पर उसके मनोसक्रिय औषध के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नियमों का अनुपालन करने को क्या कहा जाता है? जब नियम का अनुपालन ना करने को जब आप नहीं करेंगे तो उस पालन को क्या कहेंगे? क्या अपराध कहेंगे, आदत कहेंगे, कि विचलन कहेंगे, कि बाल अपराध कहेंगे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा विचलन। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी सशक्तिकरण पद का क्या अर्थ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, क्या आप बताओगे इसमें? पहला, कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता और नीति निर्धारण शक्तियों की प्रक्रिया मानी जाती है। दैट इज़ राइट दोस्तों, यही आपका सही जवाब है। यही कर्मचारी सशक्तिकरण को पद का अर्थ बताता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों ने लगभग 20 से 25 नंबर के बीच में हो तो सही चल रहे हो, और थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि कितने नंबर दोस्तों आप लोगों को बन रहे हैं। और एक चीज़ और दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।